ओके, सो स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो VSWR साइमल्टेनियसली एक करंट वेव रेशियो भी होता है, करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो. सो बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर थिंग. वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो से हम लोग ज्यादा इसको डील करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो क्या होता है बेसिकली, मेरा डायग्राम थोड़ा सा देखो. सपोज मान लो एक सोर्स है, ओके, एक सोर्स है, बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है, या फिर समटाइम्स इसको हम लोग फीडर भी बोलते हैं. इट इज अ ट्रांसमिशन लाइन, एंड लास्ट में जाके हम लोग उसको लोड से मैच करवा रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द जेड एल. इट इज जेड एल, दिस इज जेड एस, एंड इसके बाद नीचे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इम्पिडेंस है. हम वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो अभी समझ रहे हैं. तो क्या है, डायग्रामेटिकली पहले समझो, फिर थ्योरी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल जाएगा तुम लोगों को. सो सोर्स जो है, सोर्स के थ्रू अगर ये टोटली हम क्या बोल रहे हैं, जेड एल एंड जेड नॉट अगर इक्वल रहेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा पावर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा. दैट मीन्स ये जो सोर्स है, इधर से पावर जाके इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जाके ये लोड एम्पिडेंस में जाके टर्मिनेट हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ से हम लोग का मैक्सिमम पावर मिल जाएगा. कब, व्हेन जेड एल इक्वल्स टू जेड नॉट. ओके, सो इस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा. इस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा. दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑकर्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्स ऑकर. ओके, सो इस केस में क्या हो गया कि फीडर और ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड इंपेडेंस लाइंस इक्वल्स. इसका जो इंपेडेंस है, दैट मीन्स ये जो जेड नॉट है एंड ये जो जेड एल है, दोनों का इंपेडेंस इक्वल. उस टाइम में नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस. ओके, क्लियर. लेकिन अगर मेरा टर्मिनल अगर शॉर्ट रहेगा, ये मेरा सोर्स हो गया, वही सेम डायग्राम एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, यहाँ पे मेरा जेड एल है. सॉरी, यहाँ पे जेड एल हम नहीं देंगे, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे. दैट मीन्स सिंपल ये जो वायर है ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में. अब जाके क्या होगा बोलो तो, एज बिकॉज इट इज शॉर्ट सर्किट है ना, एज बिकॉज इट इज शॉर्ट सर्किट, तो उस केस में मेरा जो वोल्टेज है वो कितना होगा, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो. V इक्वल्स टू जीरो. शॉर्ट सर्किट बना दिए. सपोज एक सिंपल वायर है, इसको हम लोग शॉर्ट कर दिए, तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज रहेगा यहाँ पर भी सेम वोल्टेज रहेगा. तो देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप इन बिटवीन दिस टू पार्ट. दैट मींस ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड इंपेडेंस में, लोड इंपेडेंस में कोई, लेट में लोड इंपेडेंस तो है ही नहीं, ये लाइन हम शॉर्ट कर दिए. ओके, क्लियर. सो वोल्टेज इज जीरो हेयर. तो इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है ये टोटल पावर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा. दैट मीन्स 100% पावर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक है. क्लियर हुआ. सो पहला हम केस कर दिए थे वो, मतलब एकदम इंपिडेंस एकदम पूरा पूरी मैच था. जेडएल नॉट इक्वल्स टू सॉरी जेडएल इक्वल्स टू जेड नॉट के साथ पूरा दोनों इंपिडेंस मैच था यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों इंपिडेंस मैच था. तो उस केस में मेरा पूरा पावर ट्रांसफर हो गया. और इस केस में क्या हो गया, टोटल पावर रिफ्लेक्ट बैक हो गया. क्लियर हुआ. सो इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज इज सेम एट द फॉरवर्ड वोल्टेज एट एनी पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. दैट मीन्स एक अगर फॉरवर्ड वोल्टेज अगर कंसीडर करोगे और एक रिफ्लेक्टेड वोल्टेज अगर कंसीडर करोगे, कोई भी पॉइंट ले लो ट्रांसमिशन लाइन का, उस दोनों लाइन में एट ए टाइम दिस विल बी इक्वल. व्हेन, फिर से आई एम टेलिंग, व्हेन there is short circuit in the load terminal, that time total power will be reflected back and we will get the same amount of forward voltage as well as the reverse voltage at any point of transmission line. Clear hua? I think
बहुत ही हम अच्छा से तुम लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, अच्छा से मतलब ड्राइंग के साथ। आई थिंक क्लियर होना चाहिए कि कब ये रिफ्लेक्ट होता है। एंड इन केस अगर तुम्हारा ये जो सेम डायग्राम बार बार हमको ड्रॉ करना पड़ रहा है, जेडेस एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जेडेल, so when ZL not equals to Z naught, when ZL not equals to Z naught, ठीक है, ZL not equals to Z naught, उस टाइम में क्या हो जाएगा, उस टाइम में कुछ पावर तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। सपोज यू आर प्रोवाइडिंग 100% पावर फ्रॉम द ZS टर्मिनल, देन थ्रू दिस फीडर और ट्रांसमिशन लाइन 100% पावर पास हुआ, लेकिन इस पॉइंट में देखो इसमें दो चीज है, ये जेड एंड जेड नॉट के साइड में भी सेम चीज होता है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। दैट मीन्स जेड एंड जेड नॉट का इंपिडेंस अगर अलग अलग है ना, तो ये सोर्स टर्मिनल से भी ट्रांसमिशन लाइन में पूरा पावर एब्सॉर्ब भी मतलब घुसेगा ही नहीं इसके अंदर, जस्ट लाइक जेड एल एंड जेड नॉट। सिमिलरली ये इस दोनों साइड में भी ये इंपिडेंस मैच होना पड़ता है। ओके क्लियर। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, देखो हर एक जगह पे जेड नॉट इक्वल टू जेड एल के बारे में बोला जाता है, लेकिन वो जेड नॉट इज ऑलरेडी इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू जेड एस, ये दोनों पहले से ही इक्वल होकर बैठा हुआ है, तभी जाके हम लोग जेड एल के साथ जेड नॉट का कंपेरिजन करते हैं। दैट मीन्स हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जितना पावर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ट्रांसमिशन लाइन में तो कम से कम मेरा फुल मिल रहा है। ओके, इफ इट इज लॉसलेस लाइन, सो उस केस में अगर जेड एल एंड जेड नॉट आर नॉट इक्वल, देन उस केस में कुछ पावर ट्रांसमिट होगा, कुछ पावर ट्रांसमिट होगा एंड कुछ पावर रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जैसा हम 100% का बात में बोल रहे हैं, सपोज 100% तुम दे रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा 60% मान लो डिलीवर हो गया और 40% रिफ्लेक्ट बैक कर गया। ओके, सो इन दैट रिगार्ड तुम्हारा जो फॉरवर्ड वेव रहेगा, वो फॉरवर्ड वेव मतलब इक्वल टू नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा। दैट मींस रिफ्लेक्ट करके भी जो वेव आ रहा है वो भी इक्वल नहीं होगा, बट यस डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रिफ्लेक्टेड वेव। सो रिफ्लेक्टेड वेव कब हम लोग को मिलेगा, रिफ्लेक्टेड वेव हम लोग को उसी टाइम में मिलेगा जब मेरा जेड एल एंड जेड नॉट दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है। जेड एल नॉट इक्वल टू जेड नॉट, जेड एल हो गया तुम्हारा लोड कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी लोड इंपिडेंस, एंड जेड नॉट हो गया ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो कंडीशन है इस केस में रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर हुआ? सो इन दिस केस वी विल गेट सम स्टैंडिंग रेश मतलब सॉरी स्टैंडिंग वेव्स। सो स्टैंडिंग वेव्स हम लोग किसको बोलेंगे कि द वोल्टेजेस एंड करेंट्स फ्रॉम द फॉरवर्ड एंड रिफ्लेक्टेड पावर। ओके, सो उसी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक अगर एक्सिस तुम अगर मान लोगे तो एक फॉरवर्ड वेव है और एक रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है उल्टा डायरेक्शन में। सो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेव का स्टैंड जो हम लोग को स्टैंडिंग वेव मिल रहा है, तो उसी को हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ वी मैक्स बाई वी मीन। दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज बाई मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज बाई मिनिमम वोल्टेज। समटाइम्स तुम लोग देखोगे अभी कि जब ये वोल्टेज सेम अगर फेज में अगर आके रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म अगर फॉरवर्ड वेव फॉर्म के साथ सेम फेज में आके उसके साथ अगर टकराता है, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो नॉर्मल वोल्टेज का पहले जो एम्पलीट्यूड था वो उसका डबल हो जाएगा, एकदम पूरा अगर सेम हो जाएगा। तो नया जो मेरा वेव फॉर्म बन जाएगा वो उसका दैट एसी में अगर दिखाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें अगर दिखाएंगे, इसी में अगर दिखाएंगे तो वो डबल हो जाएगा वेव्स, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव भी सेम फेज में आके टकरा है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आउट ऑफ फेज अगर आके गिरेगा उस केस में, तो जो अगर मेरा पहले वाला वोल्टेज था उसको भी नलिफाई कर देगा। दैट मीन्स उस केस में हम लोग को जीरो, ये पर्टिकुलर जो पीक है वो जीरो मिल जाएगा हम लोग का। दैट मीन्स ये समझ में आ रहा है ना, सिंपल वोल्टेज एडिशन हो रहा है। जो नॉर्मल मेरा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज में जो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब ट्रेवल हो रहा है, रिफ्लेक्टेड जो है, रिफ्लेक्टेड मतलब जो फिर से मेरा मतलब बैक डायरेक्शन से मतलब जो आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों वोल्टेज का मतलब एक एडिशन हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मान लो जो भी है हो रहा है। तो उस एडिशन के वजह से ये वोल्टेज हम लोगों का कुछ समटाइम्स इसको पीक भी हो सकता है, समटाइम्स
छोटा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा फेज में जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कौन सा फेज में एंड कितना मैग्नीट्यूड के साथ रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रहा है। ओके सो फिर से मतलब जो स्टैंडिंग वेव्स का जो डेफिनेशन है कि द वोल्टेजेस एंड करेंट्स फ्रॉम द फॉरवर्ड एंड रिफ्लेक्टेड पावर सम एंड फ्रॉम स्टैंडिंग वेव्स। सो डेफिनेशंस तुम लोग देख लेना क्योंकि हमको कंटिन्यू भी करना है, इसी में रहने से तो नहीं होगा। VSWR is the ratio of maximum voltage to the minimum voltage in standing wave can be defined as the voltage standing wave ratio VSWR. It is defined by S Vmax by Vmin. Obviously mod ले लेना क्योंकि नेगेटिव हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि as because there are यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस का मामला है, कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बैकवर्ड मतलब रिफ्लेक्टेड जो है उसका ऑपोजिट, सो हम लोग माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्शंस को नेग्लेक्ट करेंगे, ओनली वी विल डील विथ मैग्नीट्यूड। सो इसका जो वैल्यू है 1 एंड मतलब मिनिमम वैल्यू जो है 1 से नीचे आएगा, कभी भी 1 से नीचे नहीं होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, एक अगर हम एक कंडीशन बोलेंगे, सपोज मान लो देयर इज ओपन सर्किट टू टेस्ट योर नॉलेज। ओके, सपोज देयर इज ओपन सर्किट, तो उस केस में Vmax बाय Vmin क्या होगा ओपन सर्किट के केस में? 1 हो जाएगा। ओपन सर्किट के केस में 1 हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो, ओपन सर्किट के केस में क्या होगा? मेरे पास कोई मान लो जो मेरा यहाँ पे जेडेस, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन और यहाँ पे कुछ है नहीं, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट पे बेसिक क्या कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, करंट जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स उस केस में क्या हो जाएगा? वोल्टेज मैक्सिमम, ये जानते हो ना, ओपन सर्किट के केस में करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, एंड जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय में वोल्टेज जीरो एंड करंट मैक्सिमम। शॉर्ट सर्किट के केस में पूरा तो फ्लो हो जा रहा है तो वोल्टेज का कोई डिफरेंस नहीं है एंड वी विल गेट द मैक्सिमम करंट। लेकिन ओपन सर्किट के केस में जस्ट इसका अपोजिट, करंट इसमें जीरो रहता है, ओके, क्योंकि टच नहीं है तो ओपन है, एंड वोल्टेज जो है पूरा का पूरा हम लोग का मिल जाता है, दैट मीन्स पावर इज रिफ्लेक्टेड हियर। ओके, सो इस केस में ओनली ये एक ओपन कंडीशन केस में जो हम लोग का स्टैंडिंग वेव्स अगर देखोगे तो जो मेरा फॉरवर्ड वेव था, रिफ्लेक्टेड वेव होने के बाद मेरा जो वेव फॉर्म हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि वी विल गेट एंटायर पावर फ्रॉम द मतलब रिफ्लेक्टेड पावर फ्रॉम द एंड। ओके, एंड अगर परफेक्ट मैच रहेगा दैट मीन्स अगर जेड एल एंड जेड नॉट अगर एकदम इक्वल हो जाएगा, उस केस में वैल्यू हो जाएगा 1:1, दैट मीन्स Vmax बाई Vmin क्या रेशियो का हो जाएगा? 1:1:1 हो जाएगा उस केस में, बोथ मैच्ड। सो ये जो तुम्हारा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो है, देखो VSWR describes the voltage standing wave pattern that is present in the transmission line due to path addition and subtraction। जो हम लोग तुम लोगों को बोले थे path addition and phase addition and subtraction, phase के ऊपर बेस करके of the incident and reflected wave। Hence it also be written as S equals to 1 by rho plus 1 by rho by 1 minus rho। This is also very important formula, 1 plus rho by 1 minus rho। और वहां पे जो हम तुम लोगों को बोले Vmax is to Vmin equals to 1:1:1 हो जाएगा when it is perfectly matched। याद रखोगे कि when it is perfectly matched, impedance of the transmission line and load impedance are perfectly matched, then Vmax is to Vmin equals to हो जाएगा 1:1।
ओके देन कुछ मैथमेटिकल टर्म से या फिर न्यूमेरिकल जब प्रॉब्लम आएगा उस केस में एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज बेसिकली परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो ईटा इक्वल्स टू पावर डिलीवर्ड एट द recipient रिसेप्शन एंड बाय पावर सेंट फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंड। दैट मीन्स कितना रिसीव हो रहा है, कितना हम लोग ट्रांसमिट किए थे, इनटू 100। जैसा एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला रहता है नॉर्मली वही चीज है। दैट मीन्स आउटपुट मेन जो क्या होता है, मेन मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, वही सेम चीज, पावर डिलीवर्ड एट द रिसेप्शन एंड पावर ट्रांसमिटेड इन द ट्रांसमिटेड लाइन इनटू 100। देन वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन सेम ही मीनिंग है, क्योंकि वी आर गेटिंग दिस फंक्शंस और टर्म्स और वैल्यू इन परसेंटेज। सो वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज का अंतर बाय सेंडिंग एंड वोल्टेज। ओके देन टोटल हम लोग कितना वोल्टेज दिए थे। सपोज हम लोग उसमें सेंडिंग एंड वोल्टेज तुम्हारा था 5, सपोज सेंडिंग एंड वोल्टेज था, अगर मैथमेटिक्स से अगर करेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर था 5 और हम लोग का यहाँ पे अगर वोल्टेज हुआ है सपोज मान लो 3, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज दैट मींस 5 माइनस 3 बाई 5 इनटू 100%। इस तरह से मतलब ये न्यूमेरिकल या फिर कुछ भी तुम्हारा मान लो मैथ अगर आता है तो उस केस में ये सब फॉर्मूला काम आएगा। लॉसेस ड्यू टू इम्पीडेंस मिसमैच, the transmission line if not terminated with a match load occurs the losses. These losses are many types such as attenuation loss, reflection loss, transmission loss, return loss. तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि जो अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर मैच नहीं है, कि दोनों ट्रांसमिशन लाइन इंपिडेंस में मिसमैच है, तो फिर क्या क्या लॉस हो सकता है, तो तुम लोग को ये आंसर करना पड़ेगा, एटेन्यूएशन लॉस, रिफ्लेक्शन लॉस, ट्रांसमिशन लॉस, रिटर्न लॉस। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो इंसर्शन लॉस ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ओके अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न लॉस, इंसर्शन लॉस, अलग करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्शन लॉस, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न लॉस। तो जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये सब ऑटोमेटिकली तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सो एटेन्यूएशन लॉस का एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज मेजर्ड इन डीबी 10 log EI by ER, या EI means incident energy minus reflected energy by total energy in terms of power। okay लिखा हुआ है ऑलरेडी। रिफ्लेक्शन लॉस जैसा हम बोले ना कि ये सब मतलब जो ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है कहा गया, ये जो टर्म्स है एटेन्यूएशन लॉस, रिफ्लेक्शन लॉस, सो इसको मैथमेटिकली इधर तुम लोग को डिस्क्राइब कर दिया गया ऑलरेडी। रिफ्लेक्शन लॉस का फॉर्मूला, एटेन्यूएशन लॉस का फॉर्मूला, सारा कुछ मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर एनर्जी के रिगार्डिंग बात किया गया है। यहाँ पे रिटर्न लॉस के बारे में बातचीत किया गया है। ओके सो तुम लोग इसको कॉपी में डेफिनेटली नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, यूट्यूब पे रहेगा, इसको पॉज करोगे और इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लोगे। ओके सो नाउ कमिंग टू द स्टॉप मैचिंग। स्टॉप मैचिंग हम कुछ ड्राइंग किए हैं, उसके थ्रू इसमें भी आएंगे, लेकिन हम एक मेरा नोट से इसमें जाते हैं। सबसे पहले तो एक डिस्कस हम कर लेते हैं कि व्हाई वी नीड स्टॉप मैचिंग, व्हाई वी नीड मैचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड मैचिंग ऑलरेडी बहुत बार करके डिस्कस किया गया है कि व्हाई डू वी नीड मैचिंग, why do we need matching, that means impedance matching, that means maximum power हम लोग को डिलीवर करना। ओके सो मैक्सिमम पावर तभी जाके डिलीवर हो जाएगा when ZL
कंप्लीटली इक्वल्स टू जेड नॉट। क्लियर हो गया? लेकिन इफ दैट इज नॉट इक्वल, there must be some reflection. I am talking about that why this impedance matching is required. क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि why we need impedance matching. तो इसका आंसर अभी डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना. So when ZL is not equal to Z0, there must have some reflection. Okay, और रिफ्लेक्शन को हम लोग ग्रीक कैपिटल लेटर गामा से डिफाइन करते हैं. कुछ इस टाइप का दिखता है, गामा. ओके, सो जेड नॉट का जो डेफिनेशन है, जेड नॉट का क्या डेफिनेशन है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. आर प्लस जे ओमेगा एल बाई जी ओमेगा सी. लॉसलेस लाइन के लिए ऑलरेडी ये डिस्कस्ड. लॉसलेस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, R0, इसको Z0 को हम लोग उस टाइम में R0 बोलेंगे, रेजिस्टिव रहेगा उस टाइम में ऑलरेडी ओनली, एंड रूट ओवर ऑफ L बाई सी. R का भी कोई सीन नहीं रहेगा, G का भी कोई सीन नहीं रहेगा, क्योंकि लॉसलेस लाइन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नेचुरल और एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन लेके बातचीत करेंगे. तो एंड उसमें ZL एंड Z0 इक्वल नहीं रहेगा, so some portion will be reflected back from the ZL side. Okay, so some portion will be reflected back from the ZL side. So अगर हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, वही डायग्राम एक ट्रांसमिशन लाइन है बीच में, एंड इसमें एक लोड इम्पिडेंस ZL, यहाँ पे ZS, और बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि हम लोग एक बॉक्स के थ्रू Z0 शो कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है कि ZL हम लास्ट क्लास में भी बातचीत किए थे. ये ZL मींस क्या हो जाएगा, आउटपुट, मतलब जो भी हम मेरा आउटपुट डिवाइस है. सपोज तुम एक हॉर्न एंटेना इम्प्लांट किए, सपोज तुम एक यागी उडा एंटेना इम्प्लांट किए, तो हर एक चीज का एक अलग अलग वाट रहता है, हर एक चीज का एक अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रहता है. ठीक है, वही होता है मेरा ZL, आउटपुट लोड इम्पिडेंस. तो जब मेरा डिवाइस का मतलब लोड चेंज हो जाएगा तो मेरा तो मतलब ये ZL चेंज हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना बात? दैट मीन्स ZL हम लोग तभी मतलब फिक्स रख पाएंगे जब मेरा वही सेम मटेरियल हम लोग यूज करेंगे. एक वन टाइप ऑफ पर्टिकुलर हॉर्न एंटेना तुम हर बार यूज कर रहे हो लोड एंड पे, एक हॉर्न एंटेना हम डिजाइन किए, तो अगर ये एंटेना हम चेंज कर देंगे लोड एंड साइड से, देन डेफिनेटली मेरा लोड इंपिडेंस चेंज हो जाएगा. तो फिर से मतलब जेट ट्रांसमिशन लाइन का ये, क्योंकि हमको इक्वल करना है. मेरा मेन फोकस क्या है कि हमको चाहिए ZL एंड Z0 को इक्वल करना. ठीक है, क्योंकि लेकिन फिर भी मतलब प्रैक्टिकल केसेस में एकदम 100% इक्वल नहीं होता. तो दैट बिकॉज हम लोग को रिफ्लेक्शन कुछ मिलता है. अगर पूरा एकदम मैच हो जाएगा तो सारा का सारा पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, देन तो कोई और एक भी मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो. लेकिन आइडियल केस में ऐसा, सॉरी प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता है. आइडियल केस में हम लोग उसको सोल्यूशन उसी तरह से हम लोग मानते हैं. लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में मतलब एकदम पूरा 100% मैच करना बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल. एकदम 100% सब कुछ सही नहीं. देयर मस्ट हैव सम रिटर्न लॉस कुछ ना कुछ हम लोग को हो ही जाता है, कुछ ना कुछ मिसमैच के वजह से. ठीक है, तो ये जो मेरा पर्पस है, ये Z0 एंड ZL को हम लोग को इक्वल करना पड़ता है. तो मेनली इम्पिडेंस मतलब मैच हम लोग इसीलिए करवाते हैं ताकि टोटल पावर जो है हम लोग का ट्रांसमिट हो जाए. तो अभी स्टाफ मैचिंग फिर क्या कैसे हम लोग बोलेंगे स्टाफ मैचिंग. जाते हैं एक स्लाइड पे. Is it visible?
बहुत ही हल्का लग रहा है, फिर भी आई थिंक थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है ये मेरा सोर्स है, तो वही डायग्राम फिर से, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जेड नॉट। हाँ एक चीज हम भूल गए थे, तो उस केस में ना जेड एल मतलब लोड इम्पिडेंस मतलब चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम लोग एक मैचिंग यूनिट बॉक्स बना लेते हैं। मैच्ड मतलब इनपुट बॉक्स, या फिर मैच्ड एक सेक्शन, जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन जो मेरा लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन, अब तुम लोग बताओ, ये जो ट्रांसमिशन लाइन, सपोज यू आर यूजिंग अ कोएक्सियल लाइन, हम तुम लोग को बोल रहे हैं नॉर्मली कोएक्सियल लाइन का इनपुट इंपेडेंस होता है 50 ओम। नाउ हाउ कैन यू चेंज दिस 50 ओम? कैन यू चेंज दिस 50 ओम? एक पर्टिकुलरली एक कॉपर वायर या फिर एक कोई भी एक लाइन तुम यूज कर रहे हो, वो एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसका मतलब हम लोग तो बोल रहे हैं मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली कि हम लोग मैच करेंगे, हम लोग जेड नॉट को हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन हाउ? एक वायर है, उसका इम्पिडेंस है, उसका कुछ पर्टिकुलर मटेरियल से उसको बना हुआ है, उसका अगर मान लो कुछ कोर क्लैडिंग है, बीच में डाइलेक्ट्रिक है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो उसको तुम कैसे चेंज कर पाओ प्रैक्टिकली? ओके, सो हम लोग उसको प्रैक्टिकली तो नहीं उसको चेंज कर पाएंगे, बट डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग, वी कैन डू सम एक्स्ट्रा, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कुछ वायर के साथ कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि वो चेंज हो जाए। समझ में आया? सो वही जो चीज है वो हम लोग स्टाफ मैचिंग में देखेंगे। स्टाफ मैचिंग इज अनदर एक ऐसा चीज है, देखो यहाँ पे स्टाफ मैचिंग अगर हम लोग देखेंगे तो सिंगल स्टाफ मैचिंग, ये बेसिकली एक कोएक्सियल लाइन है, कोएक्सियल लाइन है। ओके देखो ये कोएक्सियल लाइन है, कोएक्सियल लाइन में यार ये लोड है, तो एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, दो ठो मतलब इस तरह से एक एक मेटल प्लेट ऐड करके, या फिर ऐसा मान लो एक ट्रांसमिशन लाइन एक जा रहा है, ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, आई थिंक यू कैन सी माई ड्रॉइंग। एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसा करके एक मेटल हम लोग निकाल लेंगे, ऐसा करके एक मेटल हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गया? दैट मीन्स उसको ड्रिल करके ट्रांसमिशन लाइन से एक पाथ हम लोग उसको दे देंगे। वो पाथ देने से वो पाथ देने से क्या अंतर होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। और वो अगर सिंगल अगर एक स्टाफ ऐड करते हैं, स्टाफ मतलब हो गया एक पर्टिकुलर मेटेलिक मतलब इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग स्टाफ बोलते हैं, उसको उसमें ड्रिल करके उसके अंदर सेट कर देना, ये हो गया सिंगल स्टाफ। और उसी तरह से दो बार हम लोग अगर करेंगे तो उसको हो गया डबल स्टाफ। पहले सिंगल स्टाफ हम लोग देखते हैं, स्टाफ मतलब समझ में आ गया ना, दैट मीन्स वो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें इस तरह से दो ठो मतलब होल करके इसमें ड्रिल करके इसमें कर दिया गया। देखो तो इफ जेड एल एंड जेड नॉट इज इक्वल, this is impedance is matched, and that means maximum power will be transmitted. Now when ZL not equals to Z naught, there is some reflection gamma. Okay, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। जेड जेड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन याद रखोगे। जेड नॉट जो है, जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, रूट ओवर ऑफ आर प्लस जी ओमेगा एल बाई जी ओमेगा सी कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें कैलकुलेट किया गया है। देन ये जो है एक मैच्ड यूनिट, ठीक है, एक मैच्ड यूनिट इसमें अलग करके, थोड़ा सा हेजी हो गया है, इसमें यही लिखा हुआ है जेड एल, ये जेड नॉट है, एक मैच्ड यूनिट है बीच में, तुम लोग देख रहे हो एक मैच यूनिट है, एंड इस साइड में जेड एल है, एक रेजिस्टेंस है जेड एल। ओके, एंड जेड एल इक्वल्स टू यार आर प्लस जे एक्स। अभी हम लोग तुम लोगों को एक स्मिथ चार्ट दिखाएंगे, तो पहले इसको पहले हम लोग समझते हैं कि ये मैच्ड यूनिट। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग इन द
ट्रांसमिशन लाइन एंड जो हम लोग अभी स्टाफ देखे मतलब डिनोट करेंगे। ये पेज छोटा कैसे होगा, कोई बोल सकते हो? यूज करते हो कोई जूम? पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करना है मेरे को, नीचे वाला लाइन थोड़ा सा अमिट हो जाएगा, ये पिक्चर थोड़ा सा छोटा करना है। ओके, जो भी है। देखो यहाँ पे ZL है, ध्यान से समझना। आई थिंक थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्लास, बट फिर भी हो गया है ऑलमोस्ट। देखो कैसे होता है। तो ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक से समझने का कोशिश करो। ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन। देन मतलब इसका जो वीडियो है ना, मतलब ये एक यूट्यूब में, मतलब ऐसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन यूट्यूब में मतलब एक बहुत आसानी से, मतलब हम बहुत सारा वीडियोस चेक किए हैं, तो तुम लोग के लिए जो बेनिफिट, मतलब सबसे आसानी से जो तुम लोग समझ पाओगे, उस तरह का 2 वीडियो, एक सिंगल स्टॉप एंड एक डबल स्टॉप, हम यूट्यूब में तुम लोग को आज ही शेयर कर देंगे। वीडियोज है तो उसको तुम लोग देखोगे और भी अच्छा से, मतलब बोर्ड वर्क करके समझा जा रहा है ना, तो और भी क्लियरली तुम लोगों को उसको अंडरस्टैंडिंग होगा। तो वो थोड़ा सा देखोगे यूट्यूब में, हम उसका लिंक्स सारा शेयर करेंगे अभी इस क्लास के बाद। तो यहाँ पे मतलब 2 पॉइंट स्टॉप, मतलब यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा देखोगे। ये स्टॉप लिया गया है, थोड़ा सा ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, बट इट इज स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्टॉप ऐड किया गया है। अब देखो इसमें क्या होता क्या रहा है। इसका डिस्टेंस है L1, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है L2 फ्रॉम द लोड एंड। तो देखो यहाँ पे जो सिग्नल सोर्स से जनरेट होकर जब जा रहा है ना, ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसमिशन ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये जो स्टॉप है, मेटालिक स्टॉप इसमें ऐड किया गया है। अब देखो तो ये जो चीज है, ये जो वेव जा रहा है, दैट मीन जो सिग्नल इसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, इसके पास 2 पथ बन जाएगा। एक हो जाएगा टुवर्ड्स योर लोड, एक हो जाएगा टुवर्ड्स योर लोड, एंड एक हो जाएगा टुवर्ड्स योर स्टॉप। ठीक है, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि दोनों में 50-50 में बांट जाएगा, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन योर मैच। यहाँ पर भी कुछ क्या किस तरह का स्टाफ लगेगा, उसका क्या कौन सा मटेरियल है, इस पर ऊपर बेस करके। लेकिन ये जो सिग्नल है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ कुछ पोर्शन तुम्हारा इसमें जाएगा और कुछ पोर्शन तुम्हारा स्टाफ की तरफ जाएगा। 2 पाथ में ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है ये भी तुम लोग को अभी समझ में आएगा। देखो जो भी है वो स्टाफ की तरफ जो जा रहा है वो जाने दो। फिर जो जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो जेडएल के साइड में मेरा आ गया। ठीक है, जेडएल साइड में मेरा आ गया। एंड जेडएल साइड में वी नो, हम तुम लोग को बार बार बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग एडमिटेंस के तौर पे बातचीत करेंगे। ठीक है, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस इज बेसिकली 1/ZL। एडमिटेंस इज बेसिकली 1/ZL। एंड इसको अगर और भी अच्छा से अगर लिखेंगे तो ये होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए G+JB। G+JB। अब देखो ये जो पावर है, ये पावर फिर कुछ पार्ट यहाँ पर भी मतलब कंप्लीटली मैच नहीं है। दैट मींस ZL इज नॉट इक्वल्स टू Z0। ZL जो है ये Z0 के साथ इक्वल नहीं है, तब जाके कुछ पार्ट फिर से बैक करेगा। यानी ये फिर से बैक करने के साथ साथ, मतलब इस पॉइंट में जब आके इंसिडेंट होगा, दैट मींस इस पॉइंट को अगर हम लोग A एंड A' बोलेंगे, दैट मींस जहां पे हम लोग सिंगल स्टॉप को कनेक्ट किए, तो पर्टिकुलर सिंगल स्टॉप पॉइंट में ये रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, कौन सा फेज में आके गिर रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेचुरली ये जो फेज होता है ये आउट ऑफ फेज, दैट मींस 180 डिग्री फेज में, दैट मींस वन आउट ऑफ फेज बट विथ इक्वल मैग्नीट्यूड आके अगर हम लोग के ऊपर अगर गिरता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एक फॉरवर्ड वेव था और एक बैकवर्ड यानी रिफ्लेक्टेड वेव है। ये दोनों वेव्स अगर इस पर्टिकुलर A एंड A' पॉइंट पे